जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए, सीएपीएफ पेपर 2 में जो एसए के टॉपिक्स आते हैं उनमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे तो जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें एक जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का भी रहता है जनरली, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंडिया का बायलेटरल इशू या ऐसा इशू जिसमें भारत है और उसका क्या कंटेक्स्ट है इन द वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है भारत के लिए और क्या रेलेवेंस है इसकी, क्या फ्यूचर है इसका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ग्रुप होता क्या है। चलिए, मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल या क्वाड जो है ये बना है आपका क्वाड से, ठीक है जी। ये आपका वर्ड आता है क्वाड, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती हैं, ठीक है, चार साइड्स है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चार साइड्स क्या है, इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चार साइड्स हैं और इनका मकसद क्या है? अब यहां पर मकसद समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मकसद ये है कि चारों देश जो हैं वो एक डेमोक्रेसीज हैं और इनमें से तीन देश जो हैं एक डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग पावर है, एक रीजनल सुपर पावर है। अब यहां पर अगर हम इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट को देखते हैं तो यहां पर चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को कंटेन करने के लिए, या अगर हम इसको चाइना कंटेनमेंट ना कहें तो चाइना का जो अग्रेसिव स्टैंड है साउथ चाइना सी में, ठीक है। सीधा सीधा अगर हम देखें जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज हैं, उनको जिस तरीके से चाइना बुली करता है, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज को नहीं मानता, तो उसको काउंटर करने के लिए ये चारों देश साथ में आए हैं। इसके अलावा सीधा सीधा जो ट्रेड डिपेंडेंसी है चाइना पर चारों देशों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे। तो उसको कम करना, और सीधा सीधा जो छोटे छोटे देश हैं जो शायद चाइना की बुलिंग का जवाब नहीं दे सकते, जैसे हमने फिलीपींस के केस में देखा है, वियतनाम के केस में देखा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, रूल बेस्ड ऑर्डर लेकर आना। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिर्फ एक चाइना को काउंटर करने के लिए लाया गया है। जी नहीं, इसमें अगर रिसेंटली देखें कोविड के समय पर भारत के द्वारा जो है 2 लाख से ज्यादा की वैक्सीन, 2 लाख वैक्सीन दी गई। इसके अलावा अगर हम देखेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, बहुत सारे मुद्दों में, ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर है, बहुत सारे मुद्दों में ये चारों देश एक साथ आते हैं। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्वाड्रिलेटरल की अगर जब हम बात करते हैं तो ये एक फॉर्मल अलायंस नहीं है, ठीक है। ये एक फॉर्मल अलायंस नहीं है, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि जब चारों देश मिलकर, ठीक है, एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका एक सेक्रेटेरिएट होता है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसका एक ड्राफ्ट होता है, एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या क्या मुद्दों पर हम बात करेंगे उसको लेकर लिखित में सारी चीजें होती हैं, उस पर एग्रीमेंट साइन होता है, एक एमओयू, एक समझौता साइन होता है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें 4 डेमोक्रेसीज, 4 बड़े देश आते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, क्लाइमेट चेंज को लेकर, कोविड-19, बहुत सारे मुद्दों में इन चारों देशों ने एक दूसरे की मदद करी है। चलिए, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कब शुरुआत हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग की शुरुआत कब हुई और किसने जो है ये आइडिया दिया कि इस तरीके का क्वाड ग्रुप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो क्वाड ग्रुपिंग की बात की गई है, ये 2004 में एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज जो है, उस समय पर ये तीनों देश भारत के साथ जो है एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। और उसके बाद उसी साल 2004 में सुनामी आता है इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट में, जो है कोरोमंडल कोस्ट पर, वहां पर ये तीनों देश भारत की मदद के लिए आते हैं। अब उसके बाद जो है 2007 में
आसियान कंट्रीज की कह लीजिए समिट होती है, उसमें ये चारों देश आकर मिलते हैं। एक क्वाड ग्रुप बनाने की बात होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया रखा कि ये कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, अब अगर आप इन चारों देशों में सबसे कमजोर कड़ी देखेंगे, वो सबसे कमजोर कड़ी जो है भारत नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है। अब क्यों ऑस्ट्रेलिया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, पर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है और उनकी इकोनॉमी जो है वो चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उस समय पर आर्म ट्विस्टिंग करी चाइना ने कि आप इसका पार्ट नहीं बनेंगे, अगर आप इसका पार्ट बनेंगे तो आपसे हम इकोनॉमिक रिलेशंस तोड़ लेंगे और कहीं ना कहीं उससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया अपने पैर पीछे किए, या कह लीजिए अपना जो है अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो उन्होंने वापस लिया। अब उसके बाद क्या होता है, 2010 में कहीं ना कहीं यूएस जो है दोबारा से मनाता है, जिसको कि 5 आइज कंट्री भी कहा जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वेरी क्लोज टू यूएस। अब यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोबारा से जो है अपनी मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाते हैं और दोबारा से क्वाड की नेवल एक्सरसाइज का पार्ट बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर बात होती है 2012 में। 2012 में फिर दोबारा से जापानीज प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की। देखो, डेमोक्रेटिक क्यों कहा? क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया, जापान एक डेमोक्रेसीज हैं, और किस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, चाइना और जापान की हमेशा से एक कह लीजिए रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं, तनातनी का माहौल रहा है। दोनों पावर्स जो हैं राइवल पावर्स मानी जाती हैं। कह सकते हैं कि 1950 से पहले चाइना जापान जो है काफ़ी बड़ी पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और उसके बाद भी जापान ने यूएस की हेल्प से इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो किया। बट पिछले 40-45 सालों में सिंस 1978 जो है चाइना ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो सीधा सीधा जापान को चैलेंज करता है इस बात को लेकर। अब यहां पर 2017 में चाइना का जो थ्रेट है, जो अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, वो उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा होने लगा जब वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है। 9 डैश लाइन मतलब पूरा का पूरा साउथ चाइना सी वो कहता है कि ये हमारा है, और उसमें जो आने वाले आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड्स हैं, स्पार्टली आइलैंड्स हैं, ये आप लोग मैप में देखेंगे इसको, जो भी बच्चे नए हैं जिनको नहीं समझ आ रहा तो वो 9 डैश लाइन को और स्पार्टली और पार्सल आइलैंड्स को मैप में देखेंगे, तो वो जो है पूरा का पूरा क्लेम करता है। तो अब यहां पर दोबारा से ये जो क्वाड की मीटिंग्स है इनको रिवाइव किया गया। अब मैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 3-4 साल पहले चाइना से रिलेशंस काफी ज्यादा उनके खराब हो गए थे, ठीक है। मतलब उन्होंने लिटरली आप कह लीजिए बहुत सारे मुद्दों में चाइना से अपने रिलेशंस तोड़े, बट उससे सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी प्रभावित होने लगी। चाइना को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत फर्क पड़ा। तो उसके कह लीजिए उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं चाइना, लिटरली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि माफी मांगने, मतलब एग्जैक्टली माफी नहीं मांगी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि हमसे जो है गलती हुई है, हम अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं चाइना के साथ, इकोनॉमिक रिलेशंस। तो चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है उसको ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं काउंटर कर सकता एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर चाइना पर डिपेंडेंट है, और उन्होंने अपने रिलेशंस इंप्रूव किया और चाइना ने भी उसको वेलकम किया। और कहीं ना कहीं बातों में क्वाड का भी जिक्र किया गया, मतलब ये कहा गया कि ये जो क्वाड है ये एशियन नाटो है, ये चाइना कहता है, और ये चाइना को कंटेन करने के लिए है। ये दोबारा से कोल्ड वॉर मेंटालिटी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है यूएस, ऐसा चाइना एलिगेशन करता है यूएस पर, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो, चाइना का व्यू पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, इंडिया का पर्सपेक्टिव में अभी और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, इसमें एक जो पॉइंट है कि क्वाड जो है इट इज नॉट जस्ट अबाउट जियोपॉलिटिक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट वैक्सीन पार्टनरशिप, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्पेस वर्किंग ग्रुप, अदर इनिशिएटिव्स, उसमें आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ,
इन सारे मुद्दों पर ये चारों देश मिलकर काम कर रहे हैं। सो इट इज नॉट जस्ट कि भाई इट इज अ वेरी नैरो थिंग टू कंटेन चाइना और टू सिक्योर द इंडो पैसिफिक रीजन। इन ऑल दीज एरियाज द फोर कंट्रीज, द क्वाड ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर। ठीक है जी, तो ये एक फ्यूचर की तरह है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वाड जो है कंट्रीब्यूट करेगा स्टेबिलिटी एंड पीस टू द इंडो पैसिफिक रीजन, विच इज द कोर क्वेश्चन, विच इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है, ऊपर की बात जो भी हो, बट कोर ये है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है, मतलब एक सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि कुछ लोगों का मानना है कि हाँ बिल्कुल ये क्योंकि चार बड़े देश, ठीक है, चार बड़े देश जब साथ में आएंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने में, स्टेबिलिटी पीस इंश्योर करने में मदद देगा। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इससे कहीं ना कहीं एक अगेन कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन मिल रही है, आप गुटबाजी कर रहे हैं, फिर चाइना जो है गुटबाजी करेगा, उसके साथ नॉर्थ कोरिया है, उसके साथ रशिया है, उसके साथ ईरान है। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं टेंशंस जो हैं देशों के बीच में बढ़ेंगी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर एक मिक्स्ड ओपिनियन है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये चारों देशों के पास कितने अटैक सबमरीन हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बेसिकली डिफेंस स्ट्रेंथ कितनी है चारों देशों के अलग अलग। द आइडिया हेयर इज नॉट, मतलब लाइक ये डाटा याद नहीं करना है। द आइडिया हेयर इज कि ये चारों देश बड़े देश हैं, स्ट्रॉन्ग देश हैं। इसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश यूएस है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। देन आपका रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करें, 2 लाख डोजेस कोवोवैक्स वैक्सीन की फ्रॉम इंडिया अंडर द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट के एक सिक्योरिटी डायलॉग ही है, बाकी मुद्दों पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया उस पर भी ये देश मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस पूरी की पूरी क्वाड की चीज को लेकर, दो इट वाज एन आइडिया ऑफ शिंजो आबे, बट इसमें यूएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, यूएस को अगर हम देखेंगे तो यूएस जो है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें ये चार देश ऑस्ट्रेलिया, चिले, जापान, न्यूजीलैंड, पेरू और कनाडा और मैक्सिको भी आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इसमें यूएस एक बार जो है से बाहर भी जाता है। आसियान कंट्रीज, यूएस, मैक्सिको, कनाडा अलायंस, 5 आइज में यूएस आता है, यूके आता है, कनाडा, न्यूजीलैंड आता है और आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कुल मिला के बहुत सारे सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जिसका यूएस पार्ट है, जो इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के में आता है। मतलब कुल मिला के एक जो यूएस अलग अलग ग्रुपिंग्स का हिस्सा है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग हो, वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो, उसका हिस्सा है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि ये सीधा सीधा अगेन चाइना को कंटेन करने के लिए है, या कहीं ना कहीं यूएस अपनी डोमिनेंस इंश्योर करना चाहता है। ये काउंटर पॉइंट है इस चीज का, ठीक है। बट अदरवाइज उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि ये एक रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसको यूएस चाइना नहीं मानता है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करवाना, उसको इंश्योर करना कि इसको सब देश माने। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, इंडिया के लिए इसमें क्या रेलेवेंस है, या इंडिया के लिए इसमें टेक अवे क्या है। देखिए, इंडिया के लिए टेक अवे ये है कि चाइना की जो रिसेंटली इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज हैं, वो बेशक गलवान वैली में हमने, लद्दाख में देखा हो, किस तरीके से वो पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, सदर्न तिब्बत बोलता है, वहाँ की प्लेसेस को चाइनीज नेम देता है। तो ये सीधा सीधा चाइना का लॉन्ग टर्म विजन को शो करता है। इसके अलावा ताइवान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, वियतनाम के रिलेशन के साथ अच्छे हैं, फिलीपींस के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो उन देशों को भी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो भी कहीं ना कहीं भारत एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। और सबसे पहले खुद जो है वो चाइना का कह लीजिए इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को झेल रहा है, और हम उनका जो है उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो चाइना का सपोर्ट है, जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल सिनेरियो, कि किस तरीके से चाइना जो है पाकिस्तान को ओन करता है, लिटरली ओन करता है, वो इकोनॉमिकली हो, वो मिलिट्रीली हो, ठीक है। रिसेंटली हमने बहुत सारे मिलिट्री पार्टनरशिप्स देखी हैं, और किस तरीके से चाइना के जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, ठीक है, जिनको भारत चाहता है कि ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हों, उनको एन वक्त पर चाइना आकर जो है बचाता है।
इस सारे खेल में इंडिया की जो पोजीशनिंग है इन द साउथ एशिया, इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसमें एक और पॉइंट भी है, इंडिया क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं इसको इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत के रूप में भी देखा जाता है कि इंडिया क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, जिसमें चाइना भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है। इंडिया जो है क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स का भी मेंबर है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो उसका भी हम पार्ट हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, और या कह लीजिए किस तरीके से जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये भी एक मैसेजिंग है जो भारत देता है चाइना को बाय बीइंग द पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप। तो ये था एनालिसिस पूरी की पूरा क्वाड ग्रुप का फ्यूचर क्या है, किस तरीके से भारत के टेक अवे हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपके क्या पॉइंट हैं क्वाड्रिलेटरल ग्रुप को लेकर, वो भी लिखिएगा, और इस पे एक आंसर जो है अब आपको फ्रेम करना है, ठीक है, अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्वाड ग्रुपिंग, रेलेवेंस ऑफ क्वाड ग्रुपिंग फॉर इंडिया। इस पे आपको एक राइटअप आप लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।